इसको ही हम इलेक्ट्रिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स भी कह सकते हैं। तो दूसरी हम सेकंड बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे लिया गया है कि फोर्स दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इन अ सॉलिड में, जैसे कि कोई आयरन का रॉड है लेते हैं हम, ठीक है, ये आयरन का रॉड है। इसमें आयरन का रॉड में तो एक ही आयरन का एटम नहीं होगा, इसमें तो बहुत सारा आयरन का एटम होगा, करोड़ों एटम्स होगा। अगर इनके बीच कोई फोर्स नहीं होता तो सारे एटम्स तो अलग अलग हो जाते, आयरन का रॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन एटम को आपस में कौन जोड़ के रखता है? एटम्स का इलेक्ट्रिक फोर्स इन दोनों को आपस में सारे एटम्स को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है, जिससे कि आयरन का रॉड बनता है। नेक्स्ट एनसीईआरटी बोल रहा है कि ग्लू का एग्जांपल लेने के लिए। तो ग्लू में क्या होता है कि ग्लू, जैसे कि कोई फेविकॉल एग्जांपल लेते हैं, फेविकॉल या फिर कोई सा भी ग्लू है, तो ग्लू का मॉलिक्यूल जिस सरफेस पर उसे लगाया जाता है, और जो कोई भी यहाँ पे सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे ग्लू लगाया है, ठीक है, तो और यहाँ पे दूसरा सरफेस है, इस दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो वो जोड़ने का काम कैसे करता है? क्योंकि ये जो ग्लू का मॉलिक्यूल है और ये जो मेटल है, ये दोनों एक दूसरे पे इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन उत्पन्न करते हैं। इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन इस दोनों के बीच में होता है, जिसके कारण एक दूसरे से ये चिपक जाते हैं। अब नेक्स्ट है कि फोर्स एसोसिएटेड विद सरफेस टेंशन। जैसे कि हम एक वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल हमेशा गोल ही क्यों होता है? हम देखते हैं कि कोई पानी का बूंद गिरता है तो वो गोल क्यों आता है? क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है एक दूसरे पे इलेक्ट्रिक फोर्स के लगाते हैं। या एक वाटर का बूंद है तो उसमें कितने सारा वाटर का मॉलिक्यूल होगा? वाटर का मॉलिक्यूल होगा, बिल्कुल होगा। तो वो एक दूसरे से बिल्कुल इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे पे लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण दोनों में सब में अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो सरफेस गोल हो जाता है। इसी अट्रैक्शन को हम सरफेस टेंशन के नाम से, कुल मिलाकर के एनसीईआरटी यह कहना चाह रहा है कि चाहे कोई भी मॉलिक्यूल को जोड़ना हो, चाहे एटम को जोड़ना हो, चाहे ग्लू से कुछ को चिपकाना हो, या चाहे पानी का सरफेस टेंशन हो, सबके पीछे जो मेन कारण है वो इलेक्ट्रिकल फोर्स है। Thus, the electrical force is all pervasive and it encompasses almost each and every field associated with our life। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हर जगह है, और हमारी डे टू डे लाइफ को वो पूरा तरह से वो कैप्चर किया हुआ है, हमें पूरा तरह से प्रोवाइड करता है, और हमारी डेली लाइफ के हर चीज़ में इलेक्ट्रिक फोर्स इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे वो इसलिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि हम इस चीज़ के बारे में और भी डेप्थ के साथ पढ़ें। इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल दैट वी लर्न मोर अबाउट सच अ फोर्स। इस फोर्स के बारे में और पढ़ें, ये एसेंशियल हो जाता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं, टू इलेक्ट्रीफाई ए न्यूट्रल बॉडी वी नीड टू ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्जेस। इसमें कह रहा है कि यहाँ पर चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट होता है कि अगर किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या हमें उसके अंदर से कोई नया चार्ज बनाना होगा, या फिर नया चार्ज उसमें से कुछ चार्ज को निकालना पड़ेगा? बस उसी के बारे में अभी बात करेंगे। अगर किसी बॉडी को चार्ज बनाना है तो हमें उसके अंदर नया चार्ज बनाने का ज़रूरत नहीं है। बस हम उसके अंदर जो चार्ज का बैलेंस है, जो एक दूसरे को बैलेंस आउट न्यूट्रल कर रहा है, उसको बस हमें थोड़ा डिस्टर्ब करना है, उसको बिगाड़ना है। अब क्वेश्चन है कि ये बैलेंस कैसे होगा? या तो बैलेंस होगा या तो हम उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, या बैलेंस होगा कि यार उसमें से हम कुछ इलेक्ट्रॉन को निकाल दें। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तब भी बैलेंस बिगड़ जाएगा, या फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तभी बैलेंस बिगड़ जाएगा। से बैलेंस बिगड़ा तो वो बॉडी जो है चार्ज कहलाएगी। इसका हम एक साधारण से एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास में 20 बॉयज़ है और 20 गर्ल्स है, 20 बॉयज़ है 20 गर्ल्स है, ठीक है। तो अगर उस क्लास में 5 लड़के या तो 5 लड़के और आ गए, या 5 लड़के और आ गए, या 5 लड़के निकल गए, या 5 लड़के आ गए तो 25 हो जाएगा, या 5 लड़के निकल गए तो 15 हो जाएगा। तो या तो 25 हो जाए या 15 हो जाए, बैलेंस तो बिगड़ गया ना क्लास का। अब तो इक्वल नहीं रहा, तो बैलेंस तो बिगड़ गया। वैसे ही होता है कि इलेक्ट्रॉन के साथ होता है, इलेक्ट्रॉन कम या ज़्यादा होंगे तो वहीं से तो वो चार्ज हो जाता है, वो बॉडी जो है चार्ज हो जाता है। When we say that a body is charged, we always refer to this excess charge or difference of charge। जैसे हम बोलते हैं कि ये बॉडी चार्ज है, ये बॉडी चार्ज है, कि इसका क्या मतलब हुआ कि उस बॉडी में कुछ एक्सेस चार्ज आ गया है, या उस बॉडी से कुछ चार्ज जो है निकल गया है। मतलब या तो कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा आ गया है, या तो कुछ इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। जैसे कि कोई बॉडी में 10 लाख प्रोटॉन है, ठीक है, 10 लाख प्रोटॉन है, और 10 लाख इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें से अगर 100 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो बॉडी पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आ रहा है? 10 लाख कहाँ 10 लाख और कहाँ 100, तो 10 लाख में अगर हम 100 इलेक्ट्रॉन भी या फिर 50 इलेक्ट्रॉन भी निकाल देंगे ना तो बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि डिस्टर्बेंस बिगड़ जाएगा। एक भी निकाल देंगे तो बॉडी में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, और वो जो है ना पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि दो वस्तु को अगर हम रब करते हैं तो आखिर ट्रांसफ़र क्या होता है? पूरा का पूरा एटम ट्रांसफ़र हो जाता है, या फिर प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाता है? क्या ट्रांसफ़र होता है? तो इसका आंसर है कि ना तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, ना एटम ट्रांसफ़र होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र क्यों होता है? उसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा कि एटम में होता क्या है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका डायग्राम क्या होता है।
इसके लिए मैं एक एटम बना रहा हूँ, जैसे कि आयरन का एटम है, ठीक है। आयरन का एटम मैं आपको यहाँ पे बना रहा हूँ, आयरन का एटम है, ठीक है। और जैसे उसके सेंटर में, ये इसका सेंटर होता है, सेंटर में तो न्यूक्लियस रहेगा, आपको पता ही है। तो मैं इसको न्यूक्लियस को इससे बढ़ता हूँ, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि बहुत ही टाइटली बॉन्डेड होता है। और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये आयरन के एटम की बात कर रहा हूँ अंदर में, ठीक है। ये जैसे कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जो न्यूक्लियस के पास होते हैं, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पास है तो बहुत ज़्यादा फोर्स हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये नहीं निकलते हैं, ये भी थोड़ा सा पास है तो ये भी नहीं निकलते हैं। निकलेगा कौन, जो सबसे दूर रहेगा उसका अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा। तो जैसे ही रबिंग होगा एक दूसरे में, ये आयरन का एटम है और ये भी कोई आयरन का एटम है, ठीक है। जैसे ही रबिंग होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से हट जाएगा, ये निकल के इसमें आ जाएगा, या फिर इसका इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ जाएगा। तो ट्रांसफ़र किसका हुआ, ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन का हुआ। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, बहुत ही टाइटली बॉन्ड होते हैं। सिर्फ ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन का होता है, और यही कारण है कि किसी बॉडी पर चार्ज आता है। व्यक्ति की एनसीईआरटी यहाँ पे क्या लिख रहा है, इन सॉलिड सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लेस टाइटली बॉन्ड इन द एटम। तो इसी के बारे में बोल रहा है, सम इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली, जो दूर रहता है, दूर का बात कर रहा है, लेस टाइटली बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन। इन सम ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग लेस टाइटली बॉन्ड इन द एटम आर द चार्जेज विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यही वो चार्ज होता है जो कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। ए बॉडी कैन दस बी चार्ज पॉजिटिवली बाय लूजिंग सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब निगेटिव चार्ज निकलेगा, वो खुद ब खुद पॉजिटिव बन जाएगा, और जिसमें ये इलेक्ट्रॉन आएगा वो खुद ब खुद निगेटिव बन जाएगा। वही बोल रहा है, ए बॉडी दस कैन बी चार्ज पॉजिटिवली, पॉजिटिव हो जाता है कौन सा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। सिमिलरली ए बॉडी कैन बी चार्ज निगेटिवली बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आएगा वो निगेटिव बन जाएगा, ये निगेटिव बन जाएगा, ठीक है। वेन वी रब अ ग्लास रॉड विथ सिल्क। अब देखिए फिर से एग्जाम्पल आ गया, ग्लास रॉड एंड सिल्क का बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा ग्लास रॉड और ये हो गया हमारा सिल्क, ठीक है, ये हो गया सिल्क। तो इसमें क्या बोला है कि वेन वी रब अ ग्लास रॉड विथ सिल्क सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रॉड आर ट्रांसफर टू द सिल्क क्लॉथ। इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है इसके अंदर, सिल्क में ट्रांसफर हो जाता है, सिल्क क्लॉथ। थस द रॉड गेट्स पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि निगेटिव चार्ज यहाँ से हट गया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और इसमें निगेटिव आ गया तो ये निगेटिव बन जाएगा, ठीक है, ये निगेटिव चार्ज बन गया। सिल्क गेट्स नेगेटिव चार्ज। नो न्यू चार्ज इज क्रिएटेड इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग। कोई भी चार्ज, ना तो चार्ज को कोई क्रिएट कर सकता है, ना चार्ज को कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये एक फंडामेंटल रूल है, ना तो चार्ज डिस्ट्रॉय होता है, ना चार्ज क्रिएट होता है, बस चार्ज एक दूसरे से ट्रांसफर होते रहता है। ऑल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर ट्रांसफर्ड इज वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटेरियल बॉडी। इसमें करोड़ों एटम होंगे और करोड़ों इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन कुछ ही इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने एनसीईआरटी के हर लाइन को कंसेप्ट के साथ समझा है। हमने जाना कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल बॉडी चार्ज कैसे होती है, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कोई भी बॉडी पॉजिटिव या निगेटिव कैसे बनती है। अगले लेक्चर पार्ट 4 में भी हम एनसीईआरटी की हर एक लाइन बाय लाइन को अच्छे से समझेंगे और उसके कंसेप्ट को पूरी बारीकी से क्लियर करेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि एनसीईआरटी को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं और जो नीट एंड जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक ड्रॉपर एंड टॉपर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हमारे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज का कोई भी लेक्चर आप मिस ना कर सके। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।